नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। राज्यसभा सोमवार तक के लिए हुई स्थगित। आज मुंबई में होगी महायुति की अगली बैठक। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला संभव। कल देर रात तक अमित शाह के घर पर हुआ मंथन। संभल में कड़ी सुरक्षा, प्रशासन ने दिया न्यायिक जांच के आदेश। वहीं जुमे की नमाज से पहले मस्जिद के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। संसद के दोनों सदनों में एक विपक्ष के हंगामे के चलते आज भी सदन की कार्यवाही बाधित रही। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के हंगामे को लेकर राज्यसभा के सभापति ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि सदन के नियम 268 का उपयोग सदन में हंगामा करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि हम एक गलत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अनुज यादव। अनुज, हंगामा क्यों है बरपा? आखिरकार विपक्ष क्यों नहीं चलने दे रही संसद? देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि शीतकालीन सत्र का ये पूरा सप्ताह, हम कहें उसका एक आखिरी दिन आज है। आज प्राइवेट मेंबर डे है, लेकिन उसके बावजूद भी दो महत्वपूर्ण विधेयक, एक फाइनेंस से जुड़ा हुआ और दूसरा रेलवे से जुड़ा हुआ विधेयक है, उसको आज सदन के अंदर रखा जाना है पास कराने के लिए। लेकिन जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू 11 बजे हुई दोनों सदनों की, लगातार विपक्ष के जो सांसद हैं वो वेल में आकर हंगामा करने लगे और पूरे सप्ताह भर की यही कहानी देखने को मिली है। जबकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो शुरुआती दौर में ही सत्र के शुरू होने पर विपक्ष से अपील की थी कि वो चर्चा में भाग ले। अब सबसे बड़ी बात यही है कि आज हमने जब एक आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष है, सांसद हैं, यूपी से चुनकर आते हैं, हमने उनसे भी पूछा कि भाई आप जैसे युवाओं को तो मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि चाहे संभल का मुद्दा हो, अदानी का मुद्दा हो, बाकी कोई भी मुद्दा हो, हम जैसे युवा चाहते हैं कि संसद के अंदर चर्चा होनी चाहिए। अगर विपक्ष के अंदर भी कुछ ऐसे सांसद हैं जो चाहते हैं कि वो नए चुनकर आए हैं, उनके इलाके की, उनके जो लोग हैं उनकी बात होनी चाहिए, तो यही एक सबसे बड़ी बात है। बार बार लोकसभा अध्यक्ष भी इस बात को कह चुके हैं, सभापति जो है चेयरमैन वो भी इस बात को कह चुके हैं राज्यसभा की तरफ से कि वो हर मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता। क्या ये मंशा उनकी है सिर्फ हंगामा खड़े करते रहें? इस तरह के सत्ता पक्ष की तरफ से जो केंद्रीय मंत्री हैं या सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार इस बात के आरोप लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये पूरा सप्ताह विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। लेकिन लगातार जब हमने देखा कि जब भी, चाहे हम शीतकालीन सत्र की बात करें, मानसून सत्र, जब भी सत्र शुरू होता है तो प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि विवाद या फिर अगर किसी तरह का मनमुटाव है उसे एक तरफ रख के हमें लोकहित और जनहित से जुड़े मुद्दे यहाँ उठाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लगता है कि विपक्ष इस बात को समझ नहीं रहा।
देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह के लगातार जो पिछले दिनों के अंदर चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरीके से विपक्ष को कई जगह करारी हार मिली है, क्या उनकी ये हताशा संसद के अंदर दिखाई देती है? ऐसे आरोप लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से आते हैं विपक्ष के ऊपर कि जब जनता के सामने उनकी बात नहीं सुनी जाती, जनता उनको सुनना नहीं चाहती, क्या ऐसे में सदन के दोनों सदनों को बाधित कर वो अपनी बात रखना चाहते हैं? निश्चित तौर पर जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर चर्चा होना चाहिए और सदन निश्चित तौर पर चर्चा के लिए ही है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। उसमें दोनों ही तरफ से इस बात को कहा गया है कि प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को आप चलने दें। प्रश्नकाल के अंदर कुछ बड़े मंत्रालयों से जुड़े हुए बड़े सवाल होते हैं, उनके जवाब मंत्री देते हैं, वो अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए होते हैं। ऐसे में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल के बाद दूसरे विषयों को, विधेयकों को और चर्चा के लिए जो प्रस्ताव आते हैं विपक्ष की तरफ से उनको लिया जाता है। लेकिन प्रश्नकाल को ही ना चलने देना ये एक गंभीर विषय है विपक्ष की तरफ से जो लगातार देखने को मिल रहा है और सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी लंबा सत्र है, दूसरे हफ्ते में विपक्ष का क्या रुख रहता है ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन कोई भी विषय हो, कोई भी मुद्दा हो, उस पर चर्चा होनी चाहिए और शायद संसद की गरिमा के अनुरूप भी यही सब चीजें हैं। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से इस तरह की अपीलें जो हैं विपक्ष के लिए की जा रही हैं। लेकिन विपक्ष अपनी बात पर अड़ा है और साफ तौर पर जब हम विपक्ष की बात करते हैं तो उनके इस हंगामे से सत्र की उत्पादकता पर भी असर पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और आइए बस संसद के बाद सीधे रुख करते हैं संभल का, जहां जुमे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हैं। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में आज की नमाज से पहले इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इलाके में आरएएफ के जवान तैनात हैं, जिन्होंने आज सुबह फ्लैग मार्च किया। नमाज के लिए लोगों के एकत्रित होने से पहले शाही जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने जुमे की नमाज के मद्देनज़र किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इलाके में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। साथ ही आरएएफ और पैक की कंपनियां तैनात की गई हैं। तो संभल में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा कड़ी की गई। आरएएफ और साथ ही साथ पीएसए की कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। संभल की हिंसक घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं और इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति मामले की जांच करेगी। समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद कुमार जैन भी शामिल हैं। समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति ये जांच करेगी कि जामा मस्जिद बराम हरिहर मंदिर विवाद में न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी या सामान्य आपराधिक घटना। वहीं संभल बवाल के दौरान मोटरसाइकिल में दंगाइयों द्वारा आग लगाने का वीडियो जिला प्रशासन ने जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। और संभल के इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के साथ निशांत राय जुड़ गए हैं। निशांत, तो जिस तरह से अब इस पूरे मामले की अगर बात की तो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जो जज हैं उनको इस पूरे मामले का संज्ञान उनसे लिया जाएगा और रिपोर्ट तलब की जाएगी। किस तरह से जब रिपोर्ट की तैयारी होगी तो तमाम कई ऐसे पक्ष हैं जिनके सवालों के जवाब उस रिपोर्ट में रखे जाएंगे। देखिए, बिल्कुल जो 24 तारीख को संभल में हिंसा हुई है, आखिर हिंसा के पीछे कौन लोग थे, और जो एफआईआर हम देखें तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि संभल सांसद के भड़काऊ भाषण के बाद जो है हिंसा भड़की। साथ ही विधायक पुत्र के ने जिस तरीके से वहां पर कहा कि यहां पर सांसद मौजूद है और आप लोग इस तरीके से एक तरीके से भड़काऊ भाषण उन्होंने भी दिया था, उसका जो असर हुआ वो हमने देखा कि संभल हिंसा में लोग मारे गए। ऐसे में संभल में
क्या क्या उस दिन घटा था, वो ये न्यायिक जो जांच कमेटी बनाई गई है वो यहाँ पर इसको गंभीरता पूर्वक देखेगी। दूसरी तरफ अगर संभल की बात की जाए तो आज महत्वपूर्ण फैसला होना था। निचली अदालत ने चूंकि सर्वे के लिए कहा था और सर्वे जो पहला सर्वे 19 तारीख को हुआ था और दूसरे सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, ऐसे में सुचारू रूप से सर्वे नहीं हो पाया था और जो कमीशन बनाया गया था उसने अब आगे की डेट मांगी थी। तो ऐसे में 10 दिन के लिए उस जो कमेटी है, सर्वे की कमीशन है, उसको समय दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले की जो सुनवाई है वो 8 जनवरी को होगी। तो कहा जा सकता है कि संभल में फिलहाल कई सारे मामले एक साथ चल रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जुम्मे की नमाज के बाद सुप्रीम कोर्ट भी इस पर अपना सुप्रीम फैसला दे सकता है, क्योंकि सर्वे को लेकर चुनौती दी गई है मस्जिद कमेटी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में और उस चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे सकता है निचली अदालत के फैसले को लेकर। 3 अपडेट लगातार चल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज शुक्रवार का दिन है, थोड़ी देर बाद जुम्मे की नमाज होनी है और यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। और हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम तैयारियां की गई हैं, कई सारी पैरामिलिट्री की फोर्सेस यहाँ पर तैनात की गई है, कई कंपनीज को बुलाया गया है। इसके अलावा आसपास के जिले से भी पुलिस फोर्स बुलाई गई और लगातार यहाँ नागरिकों को प्रशासन शांति कायम रखने की अपील कर रहा है। और जब से 24 तारीख से हिंसा हुई है, हर दिन जो जिले में आला अधिकारी अलग अलग जगहों पर गश्त कर रहे हैं, खासकर जो हिंसाग्रस्त जगह है वहां पर वो सभी लोग जाकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दंगाइयों को चिन्हित किया जा रहा है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उनसे दंगाइयों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जा रही है। और प्रशासन लोगों से भी अपील कर रहा है कि अगर आप किसी को पहचानते हैं जिसने हिंसा में पार्टिसिपेट किया है तो उसका नाम प्रशासन को बताएं ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। और सर्वे की रिपोर्ट माना जा रहा है कि जनवरी के पहले हफ्ते में सबमिट की जाएगी, चंदौसी की अगर बात की जाए। और ऐसे में लगातार ये बातें भी सामने आ रही है कि हिंसा की वजह से इस सर्वे रिपोर्ट को तैयार करने में मुश्किलें आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल किसी भी जगह का सर्वे शांतिपूर्ण ढंग से किया जा सकता है और जब 24 तारीख को सर्वे करने वहां पर लोग पहुंचे थे, वहां पर हमने देखा किस तरीके से पत्थरबाजी के विजुअल सामने आए और वहां पर हिंसा हद से ज्यादा बढ़ गई। पुलिस को भीड़ को काबू करना काफी मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसे में जो सर्वे करने गए थे लोग, उन्होंने अगर आज कमीशन की बात की जाए तो कमीशन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सर्वे रिपोर्ट जो है सुचारू रूप से तैयार नहीं हो पाई है। इसी के चलते हमने निचली अदालत में कोर्ट से आगे की सुनवाई की मांग की है ताकि हम इस रिपोर्ट को तैयार कर सकें। और साथ ही क्योंकि जिस तरह से अगर हम पैक या आरएएफ कंपनीज की बात की जाए तो क्या फ्लैग मार्च भी निकाला जाएगा, और ख़ास तौर पर इस तरह की जब भी कोई मामला सामने आता है निशांत, तो सोशल मीडिया का रोल भी बहुत अहम हो जाता है। तो अभी सोशल मीडिया को लेकर किस तरह के आदेश वहाँ पर दिए गए, खासतौर पर इंटरनेट सेवाएं क्या बहाल की गई हैं? देखिए, संभल जिले की बात की जाए तो यहाँ पर इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से बंद है इस समय और जो मोबाइल है वो सुचारू रूप से खासकर इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर किसी भी तरीके से अफवाह न उड़े, प्रशासन ने यहाँ पहले तो इंटरनेट बंद किया है, साथ में चेतावनी भी दी है कि जो लोग बाहरी तत्व हैं अगर कुछ इस तरीके की अफवाह संभल को लेकर उड़ाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तीसरा, लगातार प्रशासन की ओर से जो ई रिक्शा से लेकर तमाम चीजों से अनाउंसमेंट किया जा रहा है। लगभग 20 पैरामिलिट्रीज की अलग अलग आरएएफ की बात की जाए, अलग अलग कंपनीज यहां पर मौजूद हैं ताकि शांति व्यवस्था बनाई रखे जा सके। फ्लैग मार्च की जहां तक बात है तो हर शाम यहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है ताकि लोगों में किसी भी प्रकार का भय ना हो, उन्हें लगे कि प्रशासन उन्हें सुरक्षित रखने के लिए तमाम तरीके के इंतजाम कर चुका है। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिएगा निशांत, आपसे आगे भी अपडेट्स देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो वहीं संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोग प्रशासन और पुलिस पर भरोसा रखें, किसी भी तरह की अफवाह और वीडियो पर भरोसा ना करें। ऐसी हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए और हर नागरिक की जिम्मेदारी नागरिकों को भी सोचना चाहिए। उत्तेजित होकर अगर वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो उसका नुकसान, उसका हानि मुख्य समाज को मिलता है और उनको भी इससे बचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए हर वर्ग को। मेरी अपील है कि वहाँ शांति बनी रहे। हालांकि अब संभल चुका है
और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इस तरह के विवाद देश में और ना बढ़े, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के तहत काम किया है। पुलिस कर्मियों की भी अपनी एक ड्यूटी होती है और बड़ी जिम्मेदारी को वो देखते हैं, जोखिम भी लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पुलिस कर्मियों पे हमें भी विश्वास करना चाहिए। जो वीडियोस दिख रही हैं उस पे लोग भ्रमित ना हों। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ, दमके दमके त्वचा में समाये, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में प्रधानमंत्री आज शाम भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वहां आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे DGP और IG सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। कैसा रहेगा प्रधानमंत्री का ओडिशा कार्यक्रम, इस पर DD न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह से एक्सक्लूसिव बात की उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने। प्रधानमंत्री उड़ीसा आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री खुद हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा आ रहे हैं, भुवनेश्वर आ रहे हैं। वहाँ हमारा 3 दिन के लिए DG और IG का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो कॉन्फ्रेंस में आते हुए वहाँ का उद्बोधन रहेगा और देश का सुरक्षा के लिए वो कितने सीरियस हैं और काम कर रहे हैं, इसके लिए उनका मार्गदर्शन रहेगा। निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छा काम होगा हमारा भुवनेश्वर से। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाएंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे, तो कितनी बड़ी बात है, पार्टी के कार्यकर्ता को कितना उत्साह मिलता है कि प्रधानमंत्री उसके साथ बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री जी पार्टी ऑफिस हो जाएंगे। पार्टी ऑफिस आने के बाद वो हमारा जो ऑल MPs, MLAs और ऑफिस बेयरर जो पदाधिकारी लोग हैं, उनके साथ भी 1 घंटा के लिए उनका बैठक होगा और फोटो सेशन भी होगा और उनके साथ डिनर भी होगा। इसलिए हमारा उड़ीसा की जो सारी लोग और कार्यकर्ता, अधिकारी लोग सब बहुत खुश हैं और 3 दिन वहाँ रहेंगे प्रधानमंत्री जी, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पहली बार सर उड़ीसा में DGP कॉन्फ्रेंस हो रही है, उड़ीसा के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है कि उड़ीसा के लिए पहली बार DG और IG कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हम उड़ीसा वासी बहुत खुश हैं, सरकार भी बहुत प्लानिंग करते हुए हम टोटली हम प्रस्तुति तैयार कर चुके हैं और उनके साथ साथ 30 दिन में 3 बार मोदी जी आएंगे। वो पहली बार DG कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और जनवरी 8, 9, 10, 2025 को
जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है उसमें भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका उद्बोधन है। ये थे हमारे साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो बता रहे थे प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। इससे न केवल सरकार को बल्कि आने वाले समय में कैसा उड़ीसा रहेगा उसको भी एक दिशा मिलेगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री के ओडिशा दौरे को लेकर पूरी बीच पर रेत से कलाकृति बनाई। सुदर्शन पटनायक ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मंदिरों और समृद्ध संस्कृति विरासत की भूमि ओडिशा में स्वागत। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये गर्व की बात है कि भुवनेश्वर में डीजीपी आईजी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा का निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक जताते हुए लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन से अत्यंत दुख है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एक एक्स पोस्ट को रीपोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने इसे रीपोस्ट करते हुए पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने एक्स के पोस्ट में लिखा, पर्यटन में कई लोगों के जीवन में समृद्धि लाने की क्षमता है। हमारी सरकार भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अधिक से अधिक लोग अतुल्य भारत के चमत्कारों का अनुभव कर सकें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर आज स्थिति साफ होने की उम्मीद। आज मुंबई में महायुति की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम के साथ मंत्रिमंडल गठन को लेकर भी मंथन होगा। कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। इससे पहले कल देर रात तक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चली, जिसमें महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार शामिल हुए। इनके अलावा मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अपनी बैठक को अच्छा और सकारात्मक बताया। सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ी पूजा ठाकुर के मामले में सुनवाई हुई है और इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार को फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को व्यवहारिक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका रवैया ऐसा रहा तो खिलाड़ी को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे। दरअसल हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ी पूजा ठाकुर ने साल 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद सरकारी नौकरी और अन्य लाभ पाने के लिए खिलाड़ी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। साल 2015 से हिमाचल उच्च न्यायालय ने पूजा ठाकुर को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया गया, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए हिमाचल सरकार को फटकार लगाई और प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों पर दखल देने से इनकार किया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 9 दिसंबर तक टल गई। इस पर सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि इस मामले में विस्तार से सुनवाई की जरूरत है। मथुरा मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल मुकदमे को सुनवाई योग्य माना। मुस्लिम पक्ष की दूसरी याचिका में हाईकोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिसमें मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है। संसद में हो रहे लगातार हंगामे को लेकर उत्तर प्रदेश में संबल के मुद्दे पर बीजेपी सांसद और यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग आतंकियों के साथ खड़े होते थे, आज वो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र का पहला सप्ताह करीब करीब हंगामे के बीच रहा। कामकाज बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। राज्यसभा भी अब सोमवार तक के लिए स्थगित है। हमारे साथ हैं ब्रजलाल जी। सर, जिस तरीके से संसद में गतिरोध देखने को मिल रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश का जो मसला है, आप इसको कैसे देखते हैं? कितनी सियासत है इसमें और कितनी हकीकत? इसमें खाली सियासत ही सियासत है और बड़ा दुखद है कि पूरा हफ्ता
अपोजिशन के हंगामे की भेंट चढ़ गया, जिसमें कोई तथ्य नहीं और केवल आप जो है हंगामा करके और आपने इसको चलने नहीं दिया। कार्य प्रभावित हुआ। देश की जनता का पैसा है जिससे ये चलता है, हमें तनख्वाह मिलती है और लाखों करोड़ों रुपया आपने ड्रेन में चला गया। तो देश की जनता सब देख रही है और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। सर, उत्तर प्रदेश में जैसे कि कानून व्यवस्था की ये लोग बात कर रहे हैं, अब तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जज हैं, रिटायर्ड जज, उनके देखरेख में एक समिति बन गई है। तो अब विपक्ष को क्या जल्दी है, क्यों इतना हंगामा है? ऐसा है, विपक्ष को केवल राजनीति करनी है और तुष्टिकरण की राजनीति करनी है। जहाँ तक संबल की बात है, सब कुछ स्पष्ट है। अब तो सब कुछ मीडिया दिखा रहा है, फुटेज हैं, फोटोग्राफ्स हैं, लोगों में जो आपस बात हुई सुनियोजित ढंग से दंगा कराने का, पुलिस पर हमला करने का, वो सब स्पष्ट है। योगी सरकार की नीति बहुत साफ है और जुडिशियल इंक्वायरी का आर्डर हो गया है। अखिलेश यादव ने 2013 में 14 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे और उन मुकदमों का इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था आज आप मुकदमे वापस ले रहे हैं, कल पद्म विभूषण दे देंगे। ये मुकदमा अखिलेश यादव वापस नहीं ले पाए और उन केसेस जो अखिलेश यादव ने वापस लिए थे, फांसी से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो गई। तो जो पार्टी आतंकवादियों के साथ खड़ी हो, देशद्रोहियों के साथ खड़ी हो, तो इस टाइप की राजनीति वो करती है और ये दुखद है। लेकिन देश को, प्रदेश की जनता सब देख रही है। इसका खामियाजा पहले भुगत रहे हैं, अभी भुगत चुके हैं और आगे और भुगतेंगे। तो हमने बात की ब्रजलाल जी से, जो साफ कह रहे हैं कि संसद में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा करके समय बर्बाद कर रहा है और उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था का जो हवाला दे रहा है उसमें वो खुद ही फंस चुका है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आप भी चाहते हैं फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। क्यूआर कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से किया जा सकता है। और समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।